हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। कैसे हो भाई आप लोग? मस्त होंगे ना? टनाटन होंगे भाई सब के सब। और काम वाम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? जो न्यूमेरिकल वगैरह मैं करके लाने के लिए देता हूँ, कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, कोई कमेंट नहीं करता। इतने सारे न्यूमेरिकल दिए थे मैंने, इतने सारे बच्चे देखते हैं, कमेंट तो किया करो, वरना मुझे पता कैसे लगेगा? अगर कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करो, आ रहा है तो भी कमेंट कर दो, आंसर हमें आ गया समझ में, तो मुझे कम से कम लगेगा उससे हमें बच्चों को समझ में आ रहा है। अब कोई कमेंट ही नहीं करता, और कम से कम न्यूमेरिकल के तो कमेंट कर दिया करो कि भाई इसका इतना आंसर आया, इसका इतना आंसर आया, इसका इतना आंसर आया। पता ही नहीं चलता आप लोगों को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट किया करो, बार बार बोलता हूं मैं, कमेंट किया करो। हाँ तो भाई आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रही हमने पिछले लेक्चर में। हमने देखा था विलयनों के प्रकार, दो प्रकार के विलयन होते थे, आदर्श और अनादर्श विलयन। दोनों को हमने बड़े डिटेल से समझा था, उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं सबको हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। और फिर हमने किसको शुरू किया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब अणुसंख्यी गुणधर्म। हमने डेफिनेशन लिखी थी, बताओ क्या डेफिनेशन होती है? विलयनों के वे गुण जो केवल किस पर निर्भर करते हैं? उनके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब सॉल्यूशंस की वे प्रॉपर्टीज जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, वो भी किसके? सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, उन प्रॉपर्टीज को या उन गुणों को कहा जाता है अणुसंख्यी गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हमारे सिलेबस में अलग अलग प्रकार की होती है। अब एक एक करके हम सबको पढ़ते जाएंगे, ठीक है भाई? सबसे पहले हम पढ़ेंगे परासरण। परासरण मतलब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को मैं पढ़ना है। अब देखो, ऑस्मोसिस आप लोगों ने या परासरण आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, और सभी को थोड़ा बहुत तो पता होगा सही कि भाई परासरण में होता क्या है। देखो परासरण में एक, अगर मैं ऊपर से बताऊं आप लोगों को, परासरण में जो गति होती है वो होती है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। और आप लोगों को एक घटना पता होगी, डिफ्यूजन मतलब विसरण। विसरण में जो गति होती है वो कहां से कहां की ओर होती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो इसको समझने से पहले हम ना विसरण पर चर्चा करेंगे। विसरण पर चर्चा करने के बाद में फिर किसकी बात करेंगे? हम परासरण की बात करेंगे। यही बच जाएगा, क्योंकि हमारे विषय भी थोड़ा बहुत सिलेबस में है और वो किससे रिलेटेड होता है? परासरण से ही रिलेटेड होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे? विसरण को पढ़ेंगे। विसरण की डेफिनेशन करने के बाद में फिर हम किसकी डेफिनेशन पर गौर करवाएंगे? परासरण की डेफिनेशन पर गौर करवाएंगे भाई। तो विसरण, विसरण का मतलब क्या हो गया? हमें डिवीजन करना है। सब जानते हैं डिवीजन क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट जो होती है उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। ठीक, अब इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, आपके घर में परफ्यूम होता है, ऑब्वियसली सबके घर में होता है। परफ्यूम में जो गैस होती है वह हाई प्रेशर पर भरी होती है या हाई कंसंट्रेशन पर भरी होती है, उसकी सांद्रता उच्च होती है। जैसे आप उसको प्रेस करते हो, दबाते हो, वो गैस बाहर निकलती। अंदर का दाब ज्यादा था, अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, बाहर की सांद्रता कम थी, तो जल्दी से गैस रूम में स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। मतलब उसकी जो खुशबू होती है वो सब तरफ फैल जाती है। उसके अंदर पैक थी थोड़ी देर पहले, और जैसे आपने उसको दबाया, वो जो गैस थी वो सब तरफ फैल गई और माहौल को एकदम चकाचक कर देती है। आई बात समझ में? तो वो जो परफ्यूम है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन को समझने का। उसमें भी हाई कंसंट्रेशन से कहां की ओर गति हो रही है? लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन तो बड़ी आसान है कि डिफ्यूजन में जो
गैस के कण हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसमें जो गैस के पार्टिकल हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। इतनी आसान डेफिनेशन है इसकी, लिख लो फटाफट से, लिखो। वह घटना जिसमें गैस के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, विसरण कहलाती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, विसरण कहलाती है। इंग्लिश में लिखो फटाफट। The movement of gaseous particle from higher concentration to lower concentration. The movement of gaseous particle from higher concentration to lower concentration is called diffusion. Example लिख लो, परफ्यूम। एग्जाम्पल क्या करोगे, परफ्यूम कर लो, परफ्यूम बेस्ट एग्जाम्पल है। जब भी बोलोगे फटाफट याद आ जाएगा आपको। तब इस पर तो गौर करवा लिया, अब इस पर गौर करवाएंगे हम, परासरण पर गौर करवाएंगे, वो हमारे सिलेबस में बड़े अच्छे से ही। तो नंबर 1 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या नंबर 1 अणुसंख्यक गुणधर्म हमारा कौन सा है भाई, परासरण। और इंग्लिश में क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑस्मोसिस। अब देखो ये होता क्या है, डिफ्यूजन में तो जो मूवमेंट हुई, जो गति हुई, वो उच्च सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता वाले की ओर हुई। इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें गति जो होती है वो निम्न सांद्रता वाले प्रवाह से उच्च सांद्रता वाले प्रवाह की ओर होती है। मतलब लोअर कंसंट्रेशन से कहां की ओर, हायर कंसंट्रेशन की ओर इसमें मूवमेंट होती है। लेकिन इसकी वहां पर तो किसने गति की थी, गैसों ने गति की थी। यहाँ पर गति करने का काम कौन करता है, विलायक। कैसे होती है भाई, आओ बोर्ड पर समझते हैं। ये मैंने एक पात्र लिया, एक वेसल लिया, इस वेसल में मैंने लगा दी SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली। अरे याद आएंगे पुरानी बातें ताजा होगी, देखना भी। SPM लगा दी, इसके एक तरफ मैंने भर दिया किसको, सॉल्यूशन को, मतलब किसको भर दिया, विलयन को भर दिया। और दूसरे वाले में मैंने क्या भर दिया, विलायक मतलब सॉल्वेंट को भर दिया। दोनों को मैंने अलग कर दिया, किससे, SPM से अलग कर दिया। होगा क्या, आप देखोगे ऑटोमेटिक। देखो इधर की तरफ विलयन था, मतलब इसमें कौन कौन था, इस विलयन में विलायक भी था और साथ में विलय भी था। इसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों थे। इधर तो प्योर विलायक है, तो जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा 0 या नगण्य कर सकता हूं मैं। तो इधर की सांद्रता निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, कम। विलय तो है ही नहीं, तो सांद्रता क्या मिली, कम मिली। सांद्रता निकालना सिखाया था मैंने, सबको पता होना चाहिए सबको। और नहीं पता है तो पिछले वीडियोस जाके देखो आप। इधर की कंसंट्रेशन कम आई, इधर तो विलय है और हमने कह दिया ये विलयन है, तो यहाँ की जो कंसंट्रेशन है, यहाँ की जो सांद्रता है वो ज्यादा मिलेगी। इधर था ही नहीं, सांद्रता ऑटोमेटिक होगी। यही नहीं तो आएगी सांद्रता, या ऐसा बोल सकते कम सांद्रता। इधर है कुछ मान तो है उसका, तो मतलब जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब होगा क्या, जैसे ही इसमें ऐसा करोगे आप, ये जो विलायक की कण है ये धीरे धीरे निकल कर कहां की तरफ आने लगेंगे, इस विलयन वाले भाग की ओर आने लगेंगे। मतलब इनकी जो मूवमेंट होने लगेगी वो लोअर कंसंट्रेशन वाले पार्ट से हायर कंसंट्रेशन वाले पार्ट की ओर होगी। मतलब सॉल्वेंट से कहां की तरफ गति करेंगे, विलयन में गति करेंगे। अब होगा क्या, जैसे ही विलायक के कुछ कण इसके अंदर एंटर करेंगे, धीरे धीरे करके जो इसका लेवल अगर मैं पहले यहाँ पर नजर आ रहा था तो बढ़ेगा और
लगभग ऊपर की तरफ विस्थापित हो जाएगा। मतलब जो लेवल था वो धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि ये विलायक इसके अंदर एंटर करेगा, ये जबरदस्ती घुसेगा, तो इसको तो बढ़ना ही पड़ेगा। कहाँ जाएगा? बढ़ना ही पड़ेगा। इसका लेवल ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, ऊपर की तरफ विस्थापित हो जाएगा। ये जो घटना है या ये जो फेनोमेनन है, इसे ही क्या कहते हैं हम? ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। तो हमने देखा, क्या देखा? बड़ी सिंपल बात देखी भाई, इसमें गति करता है कौन? केवल विलायक। अब देखो, विलय है वो भी तो शायद इधर आ सकता था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। विलायक होता है बच्चा सा, और जो विलय होता है वो इतना बड़ा होता है। तो इस दिन के जो होल्स है वो छोटे छोटे होते हैं, जिनमें से केवल कौन आ जा सकता है? विलायक, मतलब सोलवेंट ही आ जा सकता है। इतना बड़ा पार्टिकल कोशिश भी करेगा तो फंस जाएगा, आ ही नहीं पाएगा। तो विलय इधर की तरफ आ ही नहीं पाता, केवल कौन जा पाएगा? विलायक जा पाएगा। आ ही नहीं है बात समझ में। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ये घटना अपने आप होगी या हमें करानी पड़ेगी? तो मैं बता दूं, परासरण की घटना ऑटोमेटिक होती है। यहाँ भी वही हुआ है जो विसरण में हुआ है। अरे विसरण अपने आप होता है, उसमें करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसको प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक गैस यहाँ भी पूरे रूम में फैल जाएगी। मतलब वो एक स्पॉन्टेनियस घटना है, एक स्वतः प्रवर्तित घटना है। थर्मोडायनेमिक्स याद है ना सेकंड ईयर की? भूले तो नहीं ना? भूलना भी नहीं है, पूर्वजों को कभी नहीं भूलते भाई। ठीक, तो भाई इसमें हुआ क्या, मैं समझा देता हूँ ये ऑटोमेटिक कैसे है। इसमें गति किसने की? विलायक ने गति की है। किए कि नहीं किए? अब देखो, विलायक इस तरफ ज्यादा मात्रा में है, इधर विलियन है, तो सीधी बात है इसमें जो विलायक होगा और कम मात्रा में होगा। भाई मैंने दोनों का इतना इतना ले लिया, ध्यान से समझना। ये ऑटोमेटिक कैसे है ये समझा रहा हूं मैं। इसमें इतना विलय है ना, इतना विलायक है। इधर तो सारा सारा विलायक विलायक है मेरे पास। इधर उस विलियन में थोड़े बहुत किसके पार्टिकल है? विलय के पार्टिकल है, और बाकी क्या है? विलय। तो इसके कंपेयर में इधर वाला जो विलायक है वो कम होगा कि नहीं होगा? दोनों तो लेवल तो बराबर है, कुछ कुछ इसमें विलय है, तो सीधी बात, इधर का विलायक तो मुझे कम मिलेगा और इधर का विलायक मुझे ज्यादा मिलेगा। तो वही तो काम हुआ है। अरे अधिक से कहां की तरफ गया है? ये लोअर की तरफ। लेकिन यहाँ पर हमने यूज किसको किया है? कंसंट्रेशन को, सांद्रता को। और सांद्रता में किसकी भागीदारी होती है? विलय की भागीदारी होती है, सोल्यूट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इधर सोल्यूट नहीं होने के कारण इसकी सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई। इधर सोल्यूट था तो सांद्रता क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो हमने देखा कि भाई ये गति ऑटोमेटिक हुई या हमें करानी पड़ी, तो हमने पाया कि भाई कुछ भी कर लो, इसमें भी गति तो हायर वाले से कहां की तरफ हो रही है? लोअर वाले की तरफ। हाँ, हमने बना के बोल दिया दूसरी भाषा में कि भाई गति कहां से कम हुई है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की हो रही है। बात समझ में आई कि दोनों ही एक स्पॉन्टेनियस घटना है, वो भी अपने आप होता है, ये भी अपने आप होता है। ठीक, तो लिखो जल्दी से परासरण की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो भाई, जब किसी पात्र में विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है, तो जब किसी पात्र में विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे भाई? हाँ, एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है, तो विलायक के कण निम्न सांद्रता से, विलायक के कण निम्न सांद्रता से, ब्रैकेट में लिखो स्पेसिफिकेशन, लिखो ब्रैकेट में क्या लिखोगे भाई? विलायक प्रभाग से, ब्रैकेट में विलायक। अब आ जाओ बाहर की तरफ,
विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, विलयन, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। यह घटना परासरण कहलाती है, यह घटना परासरण कहलाती है। ठीक, इंग्लिश में लिखो भाई, when solvent and solution are kept, when solvent and solution are kept in a vessel having SPM, when solvent and solution are kept in a vessel having SPM, ब्रैकेट में semi permeable membrane, then solvent particles start to move, solvent particles start to move from low concentration, from low concentration, ब्रैकेट में लिखिए solvent, from low concentration to high concentration, to high concentration, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, solution। This phenomena is called osmosis, this phenomena is called osmosis। ठीक है भाई, इस प्रकार से मैं किसको समझ लिया, परासरण को समझ लिया। अब जरा इनमें अंतर की बात भी कर लेते हैं, फिर तो मैं परासरण परासरण की चर्चा करनी है, इसी को मैं क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, लगे हाथ हम किसको समझ लेते हैं, परासरण और विसरण में अंतर। तो लिखो अगला टॉपिक इसी के अंदर, परासरण तथा विसरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ठीक, एक तरफ तो लिखोगे परासरण मतलब ऑस्मोसिस, और एक तरफ क्या लिखोगे भाई, विसरण मतलब डिफ्यूजन। ठीक, चलो भाई पहले समझ लेते हैं, फिर तो लिखना ही लिखना है। परासरण में क्या होता है, गति कहां से कहां की तरफ, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होती है। इसमें कहां से कहां, हाई से लो की ओर मूवमेंट होती है, उच्च से निम्न की ओर गति होती है। दूसरी, इसमें एसपीएम होती है, रिक्वायर्ड होती है, इसमें एसपीएम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अरे एसपीएम लगाया क्या हमने, जब हमने पंपिंग की तो हमने आसपास एसपीएम लगाया, कुछ नहीं लगाया हमने, वो तो अपने आप बह गया, तो इसमें एसपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें कौन मूवमेंट करता है और इसमें कौन गति करता है, विलायक मतलब सॉल्वेंट, जबकि इसके अंदर विलय और विलायक दोनों ही गति कर सकते हैं। विलायक में कोई एसपीएम होती नहीं है, एसपीएम नहीं है, तो विलय भी गति करेगा और विलायक भी गति करेगा, सोल्यूट भी करेगा और सॉल्वेंट भी करेगा। नंबर फोर्थ पॉइंट है, इसे रोका जा सकता है, और कैसे रोका जा सकता है वो अभी समझ लेंगे थोड़ी देर में। इसे रोका जा सकता है दाब को बढ़ाकर, इस घटना को हम रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं प्रेशर को इंक्रीज करके, लेकिन इसको हम नहीं रोक सकते। ये एक बार आपने पंपिंग कर दी, आपने उसको प्रेस कर दिया, तो आप कितनी ही कोशिश कर लो, उस गैस को पूरे रूम में फैलने से आप रोक ही नहीं सकते, मतलब वो पूरे रूम में फैलेगी। तो मतलब इसको किसी भी कंडीशन में रोका नहीं जा सकता, जबकि इसको रोका जा सकता है दाब को बढ़ाकर। अब कैसे रोकेंगे देख लेंगे अभी।
फिलहाल तो समझ लो। देखो भाई फिफ्थ पॉइंट, ये किसके अंदर होता है, इधर भी एक लिक्विड था, इधर भी एक लिक्विड था, मतलब किसकी घटना है, द्रवों की घटना है। क्या ये गैसों में हो सकता है क्या, सवाल ही नहीं उठता, ये गैसों में नहीं होता। जबकि ये सिर्फ किसमें होता है, अरे ऐसे गति करने की जो नेचर होती है और किसकी होती है, सिर्फ गैसों की। ये लिक्विड में और सॉलिड में नहीं हो सकता। ये घटना किसकी है, सिर्फ गैसों की। जबकि वो घटना किसकी है, लिक्विड की, मतलब विलायक और विलयन की। मतलब वो किसमें नहीं हो सकती, गैसों में नहीं हो सकती, जबकि ये गैसों में हो सकती है। बताओ सारे पॉइंट एकदम क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, एकदम पानी की तरफ साफ हो गए। देखो भाई जरा फटाफट से लिखो, जल्दी लिखो। हाँ तो भाई प्रभाषण में पहला पॉइंट लिखो, इसमें कण इसमें कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसमें कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। In these particles move from lower to higher concentration। सही, इसमें लिखो भाई, इसमें कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसमें कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। And these particles move from higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration। ठीक, next, in this SPM is required। इसमें SPM की आवश्यकता होती है, SPM is required। और इसमें लिखो, इसमें SPM की आवश्यकता नहीं होती। In this SPM is not required। इसमें SPM की आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट लिखो भाई, इसमें केवल विलायक गति करता है। इसमें केवल विलायक गति करता है। और आप लोग लिखो इंग्लिश वाले, in this only solvent move। उसमें लिखो, इसमें विलय तथा विलायक दोनों गति कर सकते हैं। इसमें विलय तथा विलायक दोनों गति कर सकते हैं। in this solute and solvent both can move। in this solute and solvent both can move। ओके, नेक्स्ट, इसे दाब बढ़ाकर रोका जा सकता है। इसे दाब बढ़ाकर रोका जा सकता है। It can be stopped by increasing pressure। It can be stopped by increasing pressure। और उसमें लिखो, इसे दाब बढ़ाकर नहीं रोका जा सकता। इसे दाब बढ़ाकर नहीं रोका जा सकता। It cannot be stopped by increasing pressure। It cannot be stopped by increasing pressure। Next, fifth point, यह गैसों में नहीं पाया जाता। यह गैसों में नहीं पाया जाता। It is not found in gases। It is not found in gases। उसमें लिखो, यह गैसों में पाया जाता है। यह गैसों में पाया जाता है। It is found in gases। It is found in gases। ठीक है भाई,
ये हो गया हमारा अंतर। अब से हमें सिर्फ इसकी चर्चा करनी है, किसको डिस्कस करना है, ऑस्मोसिस को या परासरण को। ठीक, अब देखो हमने परासरण तो समझ लिया होता क्या है। अब इसी में अगला टॉपिक है हमारा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। किस प्रेशर को आप बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब? तो अभी हमने क्या किया था, एक वेसल लिया था, ये ले लिया हमने वापस, इसमें क्या लगाई थी हमने, एक एसपीएम लगाई थी भाई, ये लगा दी भाई एसपीएम। एक तरफ क्या भरा था हमने, सॉल्वेंट को, मतलब किसको भरा था हमने, विलायक को भरा था। और दूसरी तरफ हमने किसको भरा था, विलियन को भरा था, मतलब किसको, सॉल्यूशन को भरा था। अब करना क्या है, देखो आपको जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है इसमें ऊपर की तरफ क्या लगा दो, आप एक पिस्टन लगा दो, पिस्टन, ठीक है ना, एक क्या लगा दो, पिस्टन लगा दो। और हमने बहुत लगाया सेकेंड ईयर में, थर्मो में लगाए थे ना, बहुत सारे पिस्टन लगाए हैं, वैसा एक पिस्टन बिठा दिया हमने इसमें। इधर की तरफ सॉल्यूशन बना हुआ है भाई, और इधर की तरफ अगर आपका डिफरेंट पेन है ना तो बड़े तबीयत से मस्त बनाना इसको, इसको अलग कलर से, इसको अलग कलर से। ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं, और बड़े में थोड़े थोड़े क्या होंगे बीच में, सोलर पार्टिकल बनाने का अपना अपना तरीका है। देखो जैसे आप ड्राइंग करोगे उतनी मस्त बनेगी। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने क्या लगा दिया, कृष्णा लगा दिया। यहाँ पर क्या लगाना है हमें, दाब लगाना है, लेकिन कब लगाना होगा क्या, मैंने कहा था कि परासरण ऑटोमेटिक होता है। कब ऑटोमेटिक होगा भाई, जैसे ही एक पात्र में सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को आप एसपीएम से अलग कर दोगे तो ये धीरे 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 निकल के कहां आने लगेगा, अरे कहां आने लगेगा, इस सॉल्यूशन में आने लगेगा। तो जैसे ही आएगा, मैंने बताया था आपको, जब ये आएगा इसका लेवल पहले यहां था, तो लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मतलब इस पिस्टन पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक धक्का लगेगा ऊपर की तरफ, ये खिसकना चाहेगा, डिस्प्लेस होना चाहेगा, क्योंकि ये आएगा तो ये तल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, तो ऊपर से धक्का लगाएगा। हमें यहाँ पर इतना दाब लगाना है, हमें यहाँ पर इतना दाब लगाना है कि इस पिस्टन को हम ऊपर बढ़ने से रोक सके। सपोज करो, माना कि ये पिस्टन पहले ए लेवल पर हो, सपोज करना, मानना, अगर ये पिस्टन पहले ए लेवल पर हो तो जैसे ही इसको अलग करोगे ये इसके अंदर जाएगा, तो इसके अंदर जाने पर भी ये कितने लेवल पर होना चाहिए, ए लेवल पर ही होना चाहिए। मतलब नीचे से जितना दाब लगे, जितना प्रेशर लगे, आपको ऊपर से प्रेशर को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, और कोशिश करती है कि ये पिस्टन अपनी जगह से हिले नहीं। ये ए पर था तो ए पर ही बना रहे। जब ये ए पर ही बना रहेगा तो क्या इसके तल में कोई भी वृद्धि होगी क्या, अरे होगी क्या, नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोलवेंट इधर आना चाहता था, उसकी नेचर थी, उसकी प्रकृति थी इधर आने की, लेकिन हमने ऐसा अरेंजमेंट किया, ऐसी व्यवस्था की कि हमने इसको इधर आने से रोक दिया। हमने रोक दिया इसको, तो इसके लेवल में कोई वृद्धि नहीं हुई और पिस्टन ऊपर नहीं बढ़ा। आई बात समझ में। जो यहाँ पर इस कंडीशन में जो दाब लगता है ना, उसी दाब को कौन सा दाब कहा जाता है, परासरण दाब पाई कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मतलब इस सॉल्यूशन वाले पिस्टन पर या सॉल्यूशन वाले पार्ट पर लगने वाला वह दाब, इस पर लगने वाला वह प्रेशर जो इस विलायक के कणों को इधर आने से रोक दे, उस दाब को ही कहा जाता है परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये नहीं होता तो पक्का
पक्का ये कहाँ आता, इधर की ओर आता और इसका लेवल बढ़ना, लेकिन हमने ऊपर से इतना दाब लगाया कि हमने इसको इधर आने ही नहीं दिया, मतलब हमने इसके कणों की गति को रोक दिया। हमने इसकी गति को रोक दिया तो ये इधर नहीं आया, और जितने दाब से ये गति रोकी गई है उसी दाब को क्या कहेंगे हम, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वह प्रेशर जो इन विलायक के पार्टिकल्स को, इन विलायक को इस सॉल्यूशन में आने से रोक दे, उसी प्रेशर को या उसी दाब को क्या कहते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया हो तो करना कुछ भी नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और मुझे एक कमेंट करना है, मैं कल से वापस इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक, यहां से इसकी डेफिनेशन देखो आप, देखो भाई, विलियन वाले भाग पर, विलियन वाले भाग पर लगने वाला, विलियन वाले भाग पर लगने वाला वह दाब, विलियन वाले भाग पर लगने वाला वह दाब जो एसपीएम से होकर आने वाले, जो एसपीएम से होकर आने वाले विलायक के कणों की गति को रोक दे, जो एसपीएम से होकर आने वाले विलायक के कणों की गति को रोक दे, विलायक के कणों की गति को रोक दे, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। फटाफट से मस्त डायग्राम बना लो भाई, हाँ मस्त बनाना है भाई, जल्दी बनाओ भाई, इतने में मैं इंग्लिश वालों को लिखवाता हूँ। चलो भाई लिखो, द प्रेशर exerted, the pressure exerted on solution, the pressure exerted on solution which stop, the pressure exerted on solution which stop movement of solvent particles, which stop movement of solvent particles through SPM, is called osmotic pressure, is called osmotic pressure. It is denoted by pi. फटाफट से डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए भाई। ठीक, इसके आगे का प्रोग्राम हम कल करेंगे। देखो भाई कल हमें क्या क्या करना है, इतना तो आप लोगों ने 12th में भी कर लिया था, इसमें तो कोई कमाल वाली बात नहीं थी, सब जानते हैं, इतना तो सब जानते हैं। अब जो हम कल टॉपिक पढ़ेंगे वो है परासरण को ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कि किन विधियों के द्वारा प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंटली हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन विधियों को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी विधियां, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने, अलग अलग तरह के साइंटिस्टों ने उनको डेवलप किया था। ठीक है भाई, उसको कल पढ़ते हैं। इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो मुझे कमेंट करना। ठीक, कल मिलते हैं।